G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में मंत्री स्तर की बैठकें जारी है। इसी कड़ी में आज विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ साथ आना होगा, दुनिया में विकास का एक संतुलन बनाना होगा, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का लक्ष्य होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अपनी G20 अध्यक्षता के लिए भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम चुनी है। यह उद्देश्य की एकता और कार्रवाई की एकता की आवश्यकता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझानों और नतीजों से पूर्वोत्तर की तस्वीर साफ होती दिख रही है, जिसमें बीजेपी 2 राज्य त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। अब तक के रुझानों में इन दोनों राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा में आसार नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा में जहां बीजेपी ने 60 में से 34 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं लेफ्ट 14, टीएमपी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं नागालैंड में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली एनटीपीपी ने मिलकर 60 में से 41 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं मेघालय में मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी सबसे आगे चल रही है और 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 5, कांग्रेस 5, टीएमसी 5 और अन्य 19 सीटों पर आगे चल रही है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव रुझानों से पता चलता है कि कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है। 2 राज्यों त्रिपुरा और नागालैंड में तो अभी तक खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि मेघालय में दहाई का अंक तक पहुँचती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग व दोनों देशों के बीच मौजूद संबंधों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की आज घोषणा हुई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से संयुक्त एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्स आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो वहीं इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हम हमारी साझेदारी को सामरिक साझेदारी में बदलेंगे। हमने भारत प्रशांत महासागर पहल के लिए विचार करने का फैसला किया है और हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वास करते हैं, जो संप्रभुता और कुल अखंडता के नियमों पर आधारित होना चाहिए। चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इस नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया इससे अलग थी, जिसमें सचिव स्तर के सर्विंग और रिटायर्ड अफसरों की लिस्ट तैयार होती थी। इन नामों का एक पैनल बनता था, जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था। इस पैनल में प्रधानमंत्री किसी एक नाम की सिफारिश करते थे, इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती थी। इसी तरह चुनाव आयुक्त ही आगे चलकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनते थे। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज ए.एम. स्प्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जे.पी. देवधर, ओ.पी. भट्ट, एम.पी. कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पादरीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेट रिपोर्ट देनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक के बेलगावी में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का रक्षा मंत्री ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से राज्य में भाजपा सरकार बनाने की अपील की। रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बी.एस. येदियुरप्पा ने स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बसवराज बोम्मई पिछले 1.5 वर्षों से कर्नाटक में सरकार चला रही हैं। उन्होंने कहा कि बी.एस. येदियुरप्पा ने कई दशकों तक भूमिपुत्र के रूप में पार्टी और राज्य की सेवा की है। पीएम मोदी की तरह बी.एस. येदियुरप्पा चाहते हैं कि 5 वर्ष के लिए फिर से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बने।
ताकि कर्नाटक को अगले 5 साल में दक्षिण भारत का नंबर 1 राज्य बनाया जा सके। भारत ने एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद के प्रसार पर गंभीर चिंता जताई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस पर जोर दिया कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को बुलाकर उन्हें उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पाकिस्तान के परोक्ष संदर्भ में भारत ने टिप्पणी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और वास्तविक है। अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में किए गए बेहतर प्रयासों के बावजूद आतंकवाद विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में तेजी से फैलता जा रहा है। भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है, उनकी मदद की जाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद से निपटा जा सके। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विस्तार अब वैश्विक स्तर पर हो रहा है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार 28 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। यहाँ भी कर्नाटक की तर्ज पर बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। वहीं इस महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों की टीम भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। बता दें कि यह चौथा मौका होगा जब किसी विदेशी धरती पर यह महोत्सव मनाया जाएगा। पहली बार वर्ष 2019 में 14 से 16 फरवरी तक मॉरिशस में यह महोत्सव मनाया गया था। तो इसके बाद 2022 में 9 अगस्त से 11 अगस्त तक यह महोत्सव लंदन में मनाया गया था। वहीं जब कोरोना काल शुरू हुआ तो 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महोत्सव नहीं मनाया गया। भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। सरकार ने अब नए बेसिक ट्रेनिंग विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। साथ ही 3 नए ट्रेनिंग जहाज भी खरीदे हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 70 HTT-40 बेसिक प्रशिक्षण विमानों को 6,828 करोड़ रुपए में खरीद को मंजूरी दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से बनाए गए इन विमानों की 6 वर्ष की अवधि में आपूर्ति की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार HTT-40 में करीब 56% स्वदेशी सामग्री है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 60% से अधिक किया जाएगा। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारतवंशी हेली ने कहा कि पाकिस्तान कम से कम 1 दर्जन आतंकी संगठनों का घर है। उसे अमेरिका से बिल्कुल भी आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए। वहीं एक ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान को घेरते हुए #CutEveryCent यानी पूरी रकम रोक दो ट्वीट किया। इतना ही नहीं, बीते मंगलवार को हेली ने पाकिस्तान पर हमलों को धार देते हुए कहा था कि अगर वे सत्ता में आती हैं तो पाकिस्तान जैसे बुरे देशों को डॉलर नहीं देंगे। बता दें कि भारतवंशी निक्की हेली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदार हैं और कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद को संबोधित किया और कहा कि यूपी का ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार लगातार प्रदेश के लिए काम करती रही है। आज 6 वर्ष में यूपी की पहचान बदली। नौजवान आज गर्व से कहता है कि वह उत्तर प्रदेश का है। आज बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है, बेहतर कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि हमने सेक्टोरल पॉलिसी बनाई, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया। आज हमारे पास भारी भरकम लैंड बैंक मौजूद है। वहीं सपा के वॉकआउट पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने राम को कोसा था और कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उन्हें जनता ने कहां पहुंचा दिया देख सकते हैं। अच्छा होता वो चर्चा में भाग लेते, लेकिन वो भाग खड़े हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जद्दोजहद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। एजेंसी ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर की श्रीनगर स्थित संपत्ति कुर्क की है। जरगर के श्रीनगर के नोहट्टा इलाके में स्थित घर को कुर्क किया है। बता दें कि 31 दिसंबर 1999 को भारत मुश्ताक अहमद जरगर सहित जेल में बंद 3 आतंकवादियों की अदला बदली करने पर सहमत हुआ था। आतंकी इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। तब भारत ने इस आतंकी समेत 3 को छोड़ा था और अपने 180 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया था। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 में 8.5% की दर से बढ़कर 24,500 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। पिछले वर्ष यह 15.5% की दर से बढ़ा था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नेस्कॉम ने बताया कि 2022 से 23 में 2.90 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई हैं, जिसके साथ कुल कार्यबल बढ़कर 54 लाख हो गया। यानी इस क्षेत्र में 54 लाख लोगों को आईटी कंपनियों में सीधा रोजगार मिल रहा है।
जिनमें से 20 लाख महिलाएं हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा कि शेष 5 कंपनियों के पास कुल 18 अरब डॉलर के मौजूदा सौदे हैं और उद्योग का आकार 2030 तक 500 अरब डॉलर होने का अनुमान है। दुनिया की सबसे बड़ी महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज मुंबई में 4 मार्च से होने जा रहा है। इस WPL के लिए शुभंकर भी जारी कर दिया गया है। इस शुभंकर का नाम शक्ति है, जो एक शेरनी है। इस शुभंकर को BCCI सचिव जय शाह ने जारी किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि महिला प्रीमियर लीग काफी खास होने वाला है, क्योंकि यह पहला मौका है जब महिलाओं के लिए इस तरह की लीग की शुरुआत की गई है। इस टूर्नामेंट के जरिए महिला क्रिकेट को नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश होगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 4 मार्च से होगी। रजनीकांत की 170वीं फिल्म की घोषणा हुई है। इसका नाम थलाइवर 170 रखा गया है। लाइका प्रोडक्शंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात की घोषणा की है। फिल्म का निर्देशन जय भीम फेम निर्देशक TJ ज्ञानवेल करेंगे। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है और यह 2024 तक दर्शकों के बीच आएगी। बता दें कि रजनीकांत फिलहाल अपनी आगामी फिल्म जेलर में व्यस्त हैं। यह उनकी 169वीं फिल्म है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित होगी और रजनीकांत फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं। भारत में मोबाइल डाटा की डाउनलोड रफ्तार 115% बढ़ गई है। पिछले वर्ष सितंबर में 13.87 MBPS यानी मेगाबाइट पर सेकंड थी, जो जनवरी में 29.85 MBPS रही। अब भारत G20 देशों जैसे रूस, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, बांग्लादेश व इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से आगे निकल गया है। ओकला की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। जहां जनवरी 2023 में भारत 69वीं पायदान पर था, वहीं अब 5G की वजह से भारत 49वें स्थान पर पहुंच गया है। सितंबर 2022 में यह 118वें स्थान पर था।